गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करें। ओके, आज के सेशन को अपन प्रारंभ करते हैं और टॉपिक अपना अगला। लास्ट टाइम अपन जो पढ़ रहे थे यूनिट, और यूनिट का नाम क्या था? नहीं, मैन यूनिट, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर। ठीक है, इसी की हम चर्चा कर रहे थे और इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला जो पॉइंट अपन ने प्रारंभ किया था वो पहला पॉइंट कौन सा था अपना? वो था दोस्तों अपना परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन ने लास्ट टाइम जो बात की वो अपन ने डब्ल्यूबीसी की। सबसे पहले अपन ने आरबीसी की बात की थी, फिर अपन ने किसकी बात की? डब्ल्यूबीसी की, क्योंकि हम पढ़ रहे थे रक्त का संगठन। क्या पढ़ रहे थे? रक्त का संगठन। पहला टॉपिक अपनी यूनिट का यही था, रक्त का संगठन। तो जरा जल्दी से बता दीजिएगा कि रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? 2 प्रकार के, यानी कि रक्त 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है। पहला पदार्थ कौन है? कणिकाएं, ग्रेन्यूल्स, कणिकाएं। और दूसरा पदार्थ कौन है? प्लाज्मा। दूसरा पदार्थ है, बोलो कणिकाएं कितने प्रतिशत? 45। प्लाज्मा 55%। बात क्लियर यहां तक? कणिकाएं कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 प्लेटलेट्स। क्लियर? ये हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने आरबीसी कंप्लीट कर लिया था, हमने डब्ल्यूबीसी कल पढ़ लिया था। आज हम प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और इनके आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो हेडिंग लगाएंगे आज का प्लेटलेट्स, बिंबाणु, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, बिंबाणु। हेडिंग लगा लो, फिर इधर ध्यान देंगे। यस, सबसे पहली बात दोस्तों, एग्जाम में हमसे क्या पूछ सकता है? वो आपसे पूछेगा इन्हें क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। आरबीसी को क्या कहते हैं मित्रों? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अगली बात आती है कि इनका जीवन काल, क्योंकि सेल है तो जीवन काल कितना? तो इनका जीवन काल जो है प्रॉपर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो है 3 से 10 दिन। कितना है? और ओनली 10 दिन भी आप लिख सकते हो सीधा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जीवन काल हो गया 3 से 10 दिन। निर्माण पूछेगा। क्या पूछेगा? निर्माण, कि ये कहाँ बनती हैं। तो इनका निर्माण भी कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। तो हम लिख सकते हैं कि इनका निर्माण भी कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। पूरे रक्त का निर्माण ही कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, क्योंकि आरबीसी भी कहाँ बन रही है? अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी भी अस्थि मज्जा में, प्लेटलेट्स भी अस्थि मज्जा में, प्लाज्मा भी अस्थि मज्जा में। तो सभी पदार्थ जब अस्थि मज्जा में बन रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण रक्त का निर्माण कहाँ हो रहा है? अस्थि मज्जा में हो रहा है। और सबसे ज्यादा रक्त का उत्पादन या सबसे ज्यादा रक्त का निर्माण कहाँ होता है? फीमर में। बताया था मैंने, क्योंकि फीमर सबसे बड़ी हड्डी है हमारे शरीर की, और सबसे बड़ी है तो इसके अंदर अस्थि मज्जा भी सबसे ज्यादा होगा। और जहां अस्थि मज्जा सबसे ज्यादा होगा वहां पर रक्त का निर्माण भी सबसे ज्यादा होगा। आगे हम बात करते हैं कि इन प्लेटलेट्स का कार्य क्या है। तो दोस्तों, यदि हम इनके कार्य पर प्रकाश डालें तो इनका कार्य है रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाना, ब्लड क्लॉटिंग। क्या आप जॉब ढूंढ रहे हैं? अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो सबसे इजी वे बताऊं जिससे आप जॉब सिर्फ 3 दिन में पा सकते हैं। APNA अपना ऐप। इस ऐप पर है जॉब्स आपके शहर में, पार्ट टाइम, फुल टाइम और रक्त का थक्का बनाना इनका मुख्य कार्य है। एक शब्द हमारे सामने थोड़ा नवीन आ गया, नया आ गया, वो है रक्त का थक्का। इस रक्त के थक्के को हम समझते हैं कि ये क्या है। दोस्तों, रक्त का थक्का, रक्त के थक्के या क्लॉट से मतलब है रक्त का जमना। जमने से मतलब हुआ कि जैसे हमारे लगी चोट। क्या लगी? चोट लगी। चोट लगने के बाद रक्त बहता है, बिल्कुल, लेकिन कुछ समय के बाद में रक्त का बहना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, ब्लीडिंग रुक जाती है। इसका मतलब हम कहेंगे कि ब्लड क्लॉट हो गया, अर्थात रक्त का क्या बन गया? थक्का बन गया। इस थक्के से संबंधित एग्जाम में
तीन प्रकार के प्रश्न आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये कह सकता है कि चोट लगने के बाद यदि 5 मिनट में, कितने मिनट में दोस्तों, 5 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है तो हम कहेंगे ऐसा व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है। क्या है? स्वस्थ व्यक्ति है। प्रश्न पूछता है एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त का थक्का बनने का समय अवधि कितनी है? तो 5 मिनट। चोट लगने के बाद लगभग 5 मिनट के बाद रक्त का बहना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे वो व्यक्ति क्या है? स्वस्थ है। और यदि दोस्तों रक्त का थक्का बनने में 5 मिनट से अधिक का समय लगता है, 5 मिनट से अधिक का समय लगता है, ज्यादा समय लगता है, तो हम कहेंगे उस व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी है। क्या है? विटामिन के की कमी है। क्लियर? और यदि चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बने ही नहीं, चोट लगी पूरा रक्त ही बह गया, रक्त का थक्का बना ही नहीं, ब्लड क्लॉट हुआ ही नहीं, तो यहां लिखूंगा मैं रक्त का थक्का बने ही नहीं, बने ही नहीं। अगर ऐसी स्थिति है कि किसी व्यक्ति में चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बन ही नहीं रहा है तो हम कहेंगे वो व्यक्ति किससे ग्रसित है? हीमोफीलिया से ग्रसित है। किससे? हीमोफीलिया नामक रोग से ग्रसित है। किससे ग्रसित है? हीमोफीलिया से ग्रसित है। ये हीमोफीलिया होता क्या है? हालांकि आपको जेनेटिक्स में मैं कंप्लीट इसके बारे में बताऊंगा, फिर भी मैं यहाँ फैक्ट बता देता हूं इसके बारे में कुछ। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया मित्रों, ये जो हीमोफीलिया है ये एक आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? जेनेटिकल डिजीज है, आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग का मतलब क्या समझते हो? एक ऐसा रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होता है। ऐसा रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होता है वो क्या कहलाता है? आनुवांशिक रोग कहलाता है। इस हीमोफीलिया रोग को वीआईपी रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीआईपी कह दो, या इसी को कहते हैं शाही रोग। अब आप कहेंगे साहब इसको वीआईपी या शाही रोग क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रोग की जो खोज हुई थी वो ब्रिटेन के शाही परिवार में। कहां पर? ब्रिटेन के शाही परिवार में, शाही परिवार में। तो ब्रिटेन का जो शाही परिवार था, विक्टोरिया का जो परिवार था, उसमें सभी पुरुष सदस्यों की मृत्यु इसी रोग के कारण हो गई। तो जब जांच की गई, खोज की गई, तो पता चला कुछ ऐसा एक नया डिजीज है जिसके कारण से ये समस्या आ रही है। इस हीमोफीलिया रोग की एक खास बात है कि इसमें जो रोगी होते हैं ना वो केवल पुरुष होते हैं। रोगी कौन होते हैं? पुरुष। और जो वाहक होती है ना वो होती है महिलाएं। वाहक कौन होती हैं? महिलाएं। हालांकि मैं आपको आगे इसका पूरा डेरिवेशन बताऊंगा ऐसा क्यों, लेकिन थोड़ा सा भी बता देता हूं। रोगी का मतलब होता है जिसके शरीर में लक्षण प्रकट हों। मैंने कहा कि एक व्यक्ति खांस रहा है, छींक रहा है, शरीर गर्म हो रहा है, आपने लक्षण देखा और आपने कहा साहब ये तो बीमार है। एक व्यक्ति बिल्कुल आराम से बैठा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ना वो खांस रहा है, ना वो छींक रहा है, ना उसका शरीर गर्म है, आप उसको रोगी कहेंगे? नहीं कहेंगे। ठीक है, रोगी किसे कहेंगे? जिसमें रोग के लक्षण दिखते हैं, प्रकट होते हैं। तो ये जो आनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया, इसके लक्षण जो प्रकट होते हैं वो केवल पुरुष में होते हैं। बाकी महिला जो होती है वो केवल वाहक होती है। वाहक का मतलब इस हीमोफीलिया का जो जीन, कोई भी रोग है, कोई भी लक्षण है, और लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है कौन? जीन जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो इस हीमोफीलिया का जो जीन है दोस्तों, ये जीन मादा में उपस्थित तो होता है, महिला में उपस्थित तो होता है, लेकिन महिला में लक्षण प्रकट नहीं करता। अब आप कहेंगे साहब क्यों नहीं करता? तो वो डेरिवेशन आगे मैं पूरा हूं। महिला में दोनों गुणसूत्र क्या है? और जिस एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन जुड़ता है, एच फॉर हीमोफीलिया, जिस गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन जुड़ता है वो निष्क्रिय हो जाता है और दूसरा सक्रिय हो जाता है। बोलो, जिस पर जीन जुड़ता है वो तो क्या हो जाता है? अप्रभावी, और जिस पर नहीं जुड़ा हुआ होता रोग का जीन वो क्या होता है? प्रभावी। तो याद करो मेंडल साहब का प्रथम नियम, प्रभाविता का नियम। किसके लक्षण प्रकट होंगे? प्रभावी गुणसूत्र के, प्रभावी जीन के। तो इस एक्स के लक्षण प्रकट होंगे, इसके लक्षणों को ये दबा देगा, और इसके साथ हीमोफीलिया का जीन जुड़ा हुआ है। तो जीन तो उपस्थित है लेकिन लक्षण प्रकट नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे वहन तो कर रखा है, मादा ने हीमोफीलिया के जीन को ग्रहण तो कर रखा है, वहन तो कर रखा है, लेकिन उसमें लक्षण प्रकट नहीं हो रहे हैं, इसलिए केवल क्या शब्द बोलेंगे? वाहक बोलेंगे। आगे मैं आपको पूरा समझाऊंगा। इसके अलावा देखिए, हमने कहा कि यदि थक्का 5 मिनट से ज्यादा जमने में 5 मिनट ज्यादा का समय लगता है तो विटामिन के की कमी होती है, यही हमने कहा। तो विटामिन के की अपन अब बात करें,
हालांकि पूरा आपके फूड और न्यूट्रिशन में सारा का सारा पोर्शन आगे आने वाला है डाइजेस्टिव सिस्टम में, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। विटामिन जो है के, ये वसा विलय विटामिन है। कैसा? वसा विलय। दो प्रकार के विटामिन होते हैं, जल विलय और वसा विलय। वसा विलय में 4 हैं, कौन कौन से? ए, डी, ई और के। तो ये जो के विटामिन है इसको कहते हैं नेप्थोक्विनोन। क्या कहते हैं? नेप्थोक्विनोन। हाँ, केमिकल नेम, रासायनिक नाम नेप्थोक्विनोन, या इसी को हम कहते हैं फाइलोक्विनोन। क्या कहते हैं? फाइलोक्विनोन। और ये जो है दोस्तों रक्त के थक्के में सहायक होता है, और विटामिन के का जो स्रोत होता है, सबसे अच्छा जो सोर्स होता है वो होता है टमाटर। कौन होता है? टमाटर होता है। हालांकि आगे अपन बात भी करेंगे। तो हम चर्चा जो कर रहे हैं वो चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? प्लेटलेट्स के बारे में कर रहे हैं। हमने कहा कि इनको क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। जीवन काल लगभग 10 दिन होता है। निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना। थक्के से संबंधित 3 प्रश्न देखें कि यदि थक्का 5 मिनट में बनता है तो व्यक्ति स्वस्थ है। यदि रक्त का थक्का बनने में 5 मिनट से ज्यादा समय लगता है तो हम कहेंगे व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी है। और यदि चोट लगने के बाद थक्का बने ही नहीं तो हम कहेंगे व्यक्ति किससे ग्रसित है? हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है। फिर हमने इनके बारे में जाना, अब आगे हम बात करते हैं। यस, I finally got a job. I was looking for a job since last 2 months. I applied to various job sites. धैर्य रखेंगे, ठीक है। यस, अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। अब आपसे जो एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है वो आपसे कह सकता है कि प्लेटलेट्स जो होती हैं, इन प्लेटलेट्स की संख्या, प्लेटलेट्स की संख्या। तो संख्या के विषय में जब भी हम बात करेंगे तो इनकी संख्या सामान्यतः, या लिख देता हूं यहां पर लगभग, है ना, लगभग में लिख देता हूं, लगभग 4 लाख कितनी होती है? ठीक है, 1.40 से 1,40,000 से 4 लाख होती है। मैक्सिमम लिख देता हूं 4 लाख प्रति घन mm। कितने रक्त में? 1 घन mm में लगभग इनकी संख्या कितनी होती है? 4 लाख होती है। कितनी होती है? 4 लाख। अब कई बार आपसे ये प्रश्न पूछता है कि इस प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है। बिल्कुल होती है संख्या कम। तो संख्या कम जो होती है वो किस में होगी? किसी ना किसी रोग में, किसी ना किसी रोग में कम होगी। और वह रोग जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है क्या कहलाता है? डेंगू। किसमें? डेंगू में। डेंगू जो रोग है, इस डेंगू के अंदर हमारे शरीर में किसकी संख्या कम होती है? प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है। मैंने आपको बताया था, आप फ्लैशबैक पे जाइए एक बार, ठीक है, और सोचिए, मैंने आपको वहां ये भी बताया था कि आरबीसी की जो संख्या कम होती है, यस, आया कुछ याद? आरबीसी की संख्या कम होती है किस रोग में? मलेरिया में। किसमें? मलेरिया में। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है। यस, डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है किस रोग में? टाइफाइड और एड्स में। टाइफाइड और एड्स में। टाइफाइड और एड्स के अंदर किसकी संख्या कम होती है? डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है। हमने कहा कि प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है किसमें? डेंगू में। किसमें होती है? अब इस डेंगू के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये डेंगू जो है सामान्य एक बुखार है। क्या है? बुखार। डेंगू बुखार है। और इसका जो वाहक है, ठीक है, इस डेंगू का जो वाहक है वो है एडिज एजीप्टाई मच्छर। कौन है? एडिज एजीप्टाई मच्छर। और कौन सा मच्छर? तो मैं लिख देता हूं मादा मच्छर। ठीक है, मादा मच्छर। मलेरिया का वाहक भी कौन होता है? नहीं, मलेरिया का वाहक एनाफिलिज। कौन है? लेकिन कौन सा? नर या मादा? मादा। अभी मैंने बताया ना, वाहक कौन है? मादा। तो एडिज इजिप्टाई कैसा है? मादा मच्छर है, जो कि इस डेंगू का क्या होता है? वाहक। और इस एडिज इजिप्टाई की एक खास बात होती है दोस्तों, ये दिन के समय काटता है। कब काटता है? दिन में काटता है। ठीक है, दिन में काटता है। मलेरिया की हम बात करें तो मलेरिया जो रोग है, इस मलेरिया का वाहक कौन है? बोलो। मलेरिया का वाहक मादा एनाफिलिज। मादा एनाफिलिज मच्छर। मादा एनाफिलिज मच्छर मलेरिया का क्या है? वाहक है। ठीक है, और इस मलेरिया के विषय में आप कई बार देखते हैं, आपको एक प्रश्न पूछ लेता है कि मलेरिया की दवा कुनैन। मलेरिया की दवा क्या है? और यहां से अगला प्रश्न बना लेता है कि कुनैन की प्राप्ति कहां से होती है?
तो कुनेन की जो प्राप्ति होती है, कुनेन जो दवा है, इसकी जो प्राप्ति होती है दोस्तों, ये प्राप्ति होती है सिनकोना नामक वृक्ष से। किससे? सिनकोना वृक्ष से। और सिनकोना वृक्ष का भी कौन से भाग से? छाल वाले भाग से। कौन से भाग से? छाल से। हालांकि इसका पूरा नाम है सिनकोना ऑफिसिनेलेरिस। क्या नाम है? सिनकोना ऑफिसिनेलेरिस। हम जहां डिजीज पढ़ेंगे ना, जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, कवक और प्रोटोजोआ जनित रोग, और आनुवंशिक रोग और जननांगों संबंधित रोग, इन 6 पॉइंटों में हम इनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ने वाले। अभी आपको जस्ट नॉर्मल बता रहा हूं क्योंकि बीच में आते जा रहे हैं तो अपना जो माइंड मैप है वो क्लियर होता चले। तो हमने कहा कि संख्या कम होती है किसमें? डेंगू में। किसमें कम होती है? डेंगू में। जब प्लेटलेट्स डेड होती हैं तो कहां पहुंचेंगी? बोलो, आरबीसी डेड होके कहां जा रही है? प्लीहा में। डब्ल्यूबीसी कहां जाएंगी? ठीक है। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछे तो सीधा हम कह सकते हैं कि रक्त की कोशिकाएं डेड होने के बाद, मृत होने के बाद कहां जाती हैं? प्लीहा में जाती हैं, इसलिए उसको कब्रिस्तान कहा जाता है। क्लियर? यस। तो ये हमने बात की किसके बारे में? हमने बात की ये थ्रोम्बो। देखिए, जब भी रक्त का निर्माण पूछे और आपसे बच्चों में पूछे, बच्चे भी ना कह के वो आपसे कहेगा भ्रूणीय अवस्था में। कौन सी अवस्था में? भ्रूणीय अवस्था में। तो भ्रूणीय अवस्था में यकृत में निर्माण होता है। कहां होता है? यकृत में। और जो उसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, चलो नोट करो जैसे मैं लिखाता हूं। हेडिंग लगाया आपने प्लेटलेट्स। आज आप पहली बार आए? रेगुलर आने? ओके। प्लेटलेट्स लिखो पहला डेस लगा के। इन्हें थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इन्हें थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इन्हें थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। जीवन काल ये नोट कर लो पूरा, एज इट इज नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो। थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, जीवन काल 3 से 10 दिन। निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। बोन मैरो। कार्य रक्त का थक्का बनाना, ब्लड क्लॉटिंग। और रक्त के थक्के से संबंधित 3 बातें आप यहां पर नोट कर सकते हैं। थक्का 5 मिनट में बनता है, व्यक्ति स्वस्थ है। थक्का बनने में 5 मिनट से ज्यादा का समय लगता है तो विटामिन के की कमी है। और तीसरी बात कि यदि चोट लगने के बाद थक्का बने ही नहीं तो व्यक्ति किससे ग्रसित है? हीमोफीलिया से।